नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज पाठक। आज हमारे साथ नए मेहमान हैं श्री गोपाल भार्गव, मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पाठक जी। नमस्कार। आज हम स्टेट वीआईपी कार्यक्रम में गोपाल भार्गव जी से बात करेंगे। गोपाल जी, अभी मोदी सरकार ने एक आदेश निकाला है कि जितने भी राज्य हैं और वो जिस प्रकार से गेहूं का या अन्य खाद्यान्नों का उपार्जन कर रहे हैं उसमें सब्सिडी भी समाप्त की जा रही है और जो समर्थन मूल्यों पर खरीदी करती है सरकार, उसका भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। यानी अब समर्थन मूल्य की खरीदी का जो लाभ किसानों को मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा। आप क्या कहेंगे इस पे? ये बात सही है कि मुझे कल जानकारी मिली थी कि भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने इस तरह का कोई फैसला किया है कि राज्यों से जो गेहूं, चावल इत्यादि का उपार्जन होता है और राज्य जो अपनी तरफ से उसमें सब्सिडी देते हैं किसानों के लिए प्रोत्साहन के स्वरूप में, उस सब्सिडी को बंद करने के लिए उद्देश्य भी और उपार्जन भारत सरकार के सीमा के अंदर ही हो और भारत सरकार के ऊपर या केंद्र के ऊपर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ ना पड़े। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी इस समय प्रतिवर्ष किसानों के लिए दी जा रही है, तो 1 लाख करोड़ रुपया काफी ज्यादा होता है और इस कारण से भारत सरकार ने कुछ सोच के इस प्रकार का नियम बनाया है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य इस समय कृषि उत्पादन के मामले में देश में अव्वल राज्य है। हमारा गेहूं, चावल और बाकी जो है दलहन, तिलहन, इन सभी के मुकाबले में देश में अव्वल नंबर है। और यह धीरे धीरे प्रयास करके, जब 10 वर्ष मेरे पास में 10 वर्ष पहले जब कृषि विभाग था, सहकारिता था, बिल्कुल, और इस सबके हमने अच्छा बीज, फर्टिलाइजर, उसके बाद हमने बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हमारी राज्य सरकार ने की। राज्य सरकार ने जो सिंचाई का रकबा भी है वो भी बढ़ाकर कई गुना कर दिया। बीच में हमारी कपिल धारा के 3 लाख कुएं खुद गए, इनसे 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई। तो जहां सिंचाई के संसाधन बढ़े, बिजली का बाकायदा जो सिंचाई के समय रबी में आवश्यकता होती खास तौर से, वह भी हम पर्याप्त देने की स्थिति में आ गए। 3 फेज की बिजली, अच्छा बीज, अच्छी खाद और सरकार की तरफ से 0% ब्याज पर ऋण, इन सारे कारणों से राज्य में कृषि का उत्पादन बढ़ा और आज हम अव्वल नंबर पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब हम इतना आगे बढ़ गए हैं तो इसके बाद हम यदि पीछे लौटने का सोचें किसी कारण से, तो यह थोड़ा सा बड़ा असमंजस का विषय है और थोड़ा सा अलोकप्रिय निर्णय, अलोकप्रिय भी कह सकते हैं, और ये मान के चलें कि थोड़ा हमको असमंजस या थोड़ा एक प्रकार से असुविधा में डालने वाला है। अभी भारत सरकार से इस संबंध में कुछ चर्चा नहीं हुई, हमने सिर्फ अखबार में देखा है। मुझे जहां तक लगता है कि इस संबंध में राज्यों से भारत सरकार को चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो राज्यों में, और सारे राज्यों के खाद्य मंत्रियों को या कृषि मंत्रियों को बुला के और समेकित रूप से भारत सरकार के जो भी खाद्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो चर्चा करें। बल्कि इसको 3 या 4 विभाग जो भारत सरकार के हैं वो इसको देखें। एक तो खाद्य जो इससे सीधा संबंधित है, कृषि भी इससे संबंधित है, हमारा वाणिज्य जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो भी, और हमारा फाइनेंस जो वित्तीय व्यवस्था करता है। कई 4 विभाग के अधिकारी बैठें, चर्चा करें कि इसके क्या प्रभाव राज्यों के ऊपर पड़ेंगे। अनुकूल पड़ते हैं, प्रतिकूल पड़ते हैं, फायदा होता है, नुकसान होता है। किसान यदि हतोत्साहित होगा, धीरे धीरे गेहूं से हाथ खींच लेगा, उत्पादन से हाथ खींच लेगा। तो मुझे स्मरण है कि 10-12 साल पहले जो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आता था, लाल गेहूं, जिसको हमारे यहाँ का जानवर भी नहीं खाते थे, वो हम लोग अपने पीडीएस की शॉप पे उचित मूल्य दुकानों पे अपने उपभोक्ताओं के लिए, गरीब उपभोक्ताओं देते थे, और उससे लोग बड़े परेशान थे। ना रोटी ढंग की बनती थी और ना उसका। और आपको ध्यान होगा अमेरिका से PL 480 आता था। PL 480 बहुत 4 दशक पहले वो हेड अमेरिका से शुरू हुआ था, जब हमारे यहाँ बहुत पिछड़ापन था और हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन नहीं के बराबर। हमारी आबादी जितनी है उतना हम उत्पादन नहीं करते थे, आधा भी नहीं करते थे। और वो PL 480 के हेड में अमेरिका ने, फिर बाद में अमेरिका ने उसमें भारत सरकार से कुछ समझौता करके और उसमें हमें कुछ राहत दी थी, और वो हमारा ऋण जो था वो माफ कर दिया था। इसके बाद में हमने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा। तो मैं मान के चलता हूं कि एक ऐसी नीति बनना चाहिए कि देश की आवश्यकता के अनुसार जितना हम सब्सिडाइज रेट पे राज्यों के लिए, उप राज्यों के उपभोक्ताओं के लिए, राशन कार्ड धारियों के लिए, गरीब वर्ग के लिए उपलब्ध करवाते हैं,
उसमें कहीं कोई कमी ना आने पाए। यदि हमने ऐसी नीति बनाई कि नहीं हम उसमें कमी करेंगे या उसकी सब्सिडी बंद कर देंगे या उसका उत्पादन कम कर देंगे, तो फिर बाद में ऐसी स्थिति आ सकती है। जैसी ये बड़े अर्थशास्त्रियों के समझने का विषय है, इसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन खाद्य विभाग की अपनी अलग व्यवस्था होगी क्योंकि बहुत बड़ी सब्सिडी उसको देना पड़ती है। तो उसने कहा कि नहीं, इतनी लिमिट तक आप खाद्यान्न का उत्पादन करें। इस रूप में तो ये निर्णय सही भी है। हाँ, दोनों पक्ष हैं सही। एक तरफ किसान को प्रोत्साहन देने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बोनस देना भी आवश्यक है, अच्छा फर्टिलाइजर मिले, अच्छी जबकि हमने अपना ब्याज 0 कर दिया है मध्य प्रदेश 0% मध्य प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए की राशि हमने अपने कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से 0% इंटरेस्ट पर दी है। इस वर्ष हमारा 15,000 करोड़ रुपए तक राशि देने का उनका हमारा लक्ष्य है। तो जब हम इतनी राशि देते हैं तो बिजली की सब्सिडी देते हैं, हमारी सिंचाई की भी प्राकृतिक आपदा में गोपाल जी हर साल कुछ न कुछ पैसा खर्च होता है सरकार का। अभी हमने 2700 करोड़ रुपया बांटा अतिवृष्टि ओलावृष्टि का। इसके पूर्व में जो सोयाबीन खराब हो गया था उसका ही बांटा। तो ऐसा अरबों रुपया हमारा खर्च होता है। तो ये सब इसलिए कि किसान कभी कभी सुनते हैं कि नहीं राज्यों में आत्महत्या करते हैं, प्रेरित होते हैं कभी, मतलब एक ये समृद्ध राज्य के लिए, एक विकसित राज्य के लिए या एक सभ्य वर्ग के लिए जिसमें कोई आदमी गरीबी के कारण या कर्जदार होने के कारण आत्महत्या कर ले, तो मान के चलता हूं कि हम सब लोगों के लिए बड़ा कलंक है, शर्म की बात है। और उसी सब को रोकने के लिए सारी सुविधाएं हैं। अब भारत सरकार का जो खाद्य मंत्रालय है वो अपनी समस्या समझ रहा है और इसके कारण से उसने शायद ये नियम बनाया होगा। तो जैसा कि मैं अभी सूचित हुआ हूं इस विषय से, मैं जाके अपने मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी के साथ जाके हम भारत सरकार के अधिकारियों से चर्चा करेंगे, मंत्रियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो होगा एक समेकित फैसला होगा। और भारत सरकार का शायद मुझे जो अपुष्ट समाचार मिला उसमें ये है कि सरकार का ये भी उद्देश्य है, केंद्र सरकार का, कि एक ही प्रकार की फसल ना ली जाए। एक ही प्रकार की फसल लेने से जो सॉइल है, मिट्टी है या उसका जमीन धीरे 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 कम होता जाता है। तो बदल बदल के जो क्रॉप प्रैक्टिस वो जो परंपरा है उसके लिए होना चाहिए। तो इससे हो सकता है, मैं भी मान के चलता हूं कि जो परंपरागत फसलें हैं, हमने देखा कि कभी बारिश में, अतिवृष्टि में सोयाबीन को नुकसान हो गया, कभी ओला गिरने से गेहूं के। हमारे यहाँ कुछ फसलें ऐसी हैं कि जिनमें इन सब प्रकोपों से कोई नुकसान नहीं होता। शुगर केन है, गन्ना है, कभी कभी कपास भी ठीक होता है। और सबसे अच्छा यह है कि हम हार्टिकल्चर, उद्यानिकी के क्षेत्र में काम करें। ज्यादा से ज्यादा हम जो फल है, फूल है, फ्लोरिकल्चर है। आजकल फूलों की बहुत मांग है हिंदुस्तान के अंदर। कहीं से भी आप लोग बेंगलोर से फूल मंगाते हैं, कहीं मैसूर से मंगाते हैं, कहीं और दक्षिण के राज्यों से मंगाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है अरबों खरबों का, जिसमें जो नगद क्रॉप है, नगद फसल है, इससे भी लोगों को लाभ हो सकता है। और हमारा उद्देश्य सभी, चाहे गेहूं बोए, चाहे किसान, चाहे वो चावल वो लगाए, और चाहे वो फ्लोरिकल्चर, चाहे हार्टिकल्चर, चाहे शुगर केन, गन्ना, कुछ भी करे, लेकिन उसको फायदा होना चाहिए। ये मूल उद्देश्य। तो इसके बारे में एक दीर्घकालिक योजना बने। हम तत्काल किसी जो, क्योंकि किसान आज भी बहुत परंपरावादी हिंदुस्तान, हम तुरंत उसको, किसान को इस काम से रोक के दूसरे काम में तो वो उसे स्वीकार करने में तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको उसका अनुभव नहीं है। किसानों की ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग करने के बाद में उनको बताएं कि आपको इस फसल में ज्यादा लाभ होगा और इस कारण से आप इस फसल को अडॉप्ट करें, इसको बोएं। इसका बीज हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, इसकी बोने की जो तकनीक है वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद में किसान उसको स्वीकार कर ले तो मान के चलता हूं कि राज्य को भी लाभ होगा और किसान को भी लाभ होगा। और हमारी जो आज कृषि विकास दर है देश में सबसे आगे है, उसके कारण से हमारे राज्य की जो सकल आय है व्यक्ति की, जीडीपी जो है हमारी, वो भी बड़ी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि हम ये सब नहीं करें, हतोत्साहित करेंगे किसान के लिए, तो फिर मान के चलता हूं कि हमारी जीडीपी भी कम हो जाएगी। इस कारण से ये आपने सही कहा, आपकी चिंता वाजिब है कि ये इससे थोड़ी सी विसंगतियां पैदा हुई। हालांकि दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा गोपाल जी कि पार्टी का जो लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो था, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि एक ऐसी कमेटी बनेगी कि जब कोई राज्यों के हितों से सीधा कोई विषय होगा तो उस पर कोई भी निर्णय के पहले
राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जरूर सलाह मशवरा की जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लिया गया कोई निर्णय है। देखिए, ये बात सही है, और समय समय पे जो हमारा जो बैठक होती है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठे होते हैं और उसमें चर्चा होती है, वार्षिक बैठक भी होती है हमारे देश में। तो जब ऐसे विषय आते हैं कि जिनमें एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन, एक रेडिकल चेंज लाने की जब बात होती है, तो इसमें सारे लोगों को बुला के उनकी समस्याएं समझना चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी के द्वारा शासित राज्य हों या अन्य पार्टियों के द्वारा हों। और क्योंकि हर राज्य का एक अलग मिजाज है, अलग परंपरा है, अलग उनका कृषि के मामले में, व्यवसाय के, उद्योग के मामले में, सभी मामलों में उनका अलग अलग सभी का। कोई दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आगे है, कोई आज पल्सेज के मामले में, दलहन तिलहन के मामले में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में आज भी 1 नंबर पे है, पिछले 10 साल पहले भी 1 नंबर पे था। हमारा बुंदेलखंड जो है वो दलहन तिलहन के मामले में हिंदुस्तान में सबसे आगे है। तो ये प्रमाणित है, सारा रिकॉर्ड है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हर अंचल का भी अलग महत्व होता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 7 एग्रीकल्चर जो हमारे क्लाइमेटिक जोन है, तो अलग अलग क्षेत्र में मान लो खंडवा बुरहानपुर में कपास गन्ने की अच्छी फसल होती है, मालवा में कहीं सोयाबीन, कहीं मूंगफली, कहीं कुछ होता है। हमारे इस तरफ जाएं यदि हम रीवा सतना तरफ, तो यहाँ पर हमारा जो मोटा अनाज है वो ज्यादा होता है, कहीं ट्राइबली या टिंडोरी वगैरह में कहीं जाते हैं। हमारा सागर दमोह से लेके इधर तक जम भोपाल रायसेन विदिशा इत्यादि आते हैं, ये गेहूं का है, चने का, और बाकी समय सोयाबीन का इलाका है पूरा का पूरा। तो हरदा होशंगाबाद है, ये गेहूं का और सोयाबीन का इलाका है। तो ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इनके हिसाब से हम पूरे के पूरे अध्ययन को करके और अलग अलग तरह से इसमें हम क्रॉप्स जो है उनकी, क्योंकि मौसम आधारित यदि हमने खेती नहीं की तो इसके बाद में उपज नहीं होगी और किसान घाटे में चला जाएगा। ये बहुत आवश्यक है, और वो जो जोन्स हैं उन जोन के आधार पर हमें सब काम करना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं कि एक समग्र रूप से विचार करके और एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके और विशेषज्ञों को बैठा के, जो विषय के विशेषज्ञ हैं, चाहे वह एग्रीकल्चर के हों, चाहे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हों, चाहे वह भारत की वित्त व्यवस्था के जानकार हों, और किस तरह की सब्सिडी होना चाहिए, किस तरह का ट्रेडिशन फसल का होना चाहिए, कितनी हमें आवश्यकता है, कितना हम उत्पादन कर रहे। हो सकता है कि ये सब रोकने से एक बड़ा वैक्यूम बन जाए और बाद में हमें इम्पोर्ट करना पड़े, और हो सकता है कि सरप्लस हो। तो कभी कभी हमने ये देखा है कि हमें कहीं गोडाउन बनाना, कहीं साइलो बैग, कहीं ये वो, और सड़ता है, लाखों कुंटल अनाज जो है वो सड़ जाता है क्योंकि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। तो दोनों बातों में एक संतुलन होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से हमें कह रहे आज मध्य प्रदेश है, बाजू के राज्य में यदि 800-900 रुपये कुंटल गेहूं बिका और हमारे यहाँ 1550 रुपये कुंटल गेहूं, तो निश्चित रूप से आज राज्य संपन्न हुआ है, किसान संपन्न हुआ है। और बाजू के राज्य जो हमारी तुलना में कभी बराबर थे, आगे थे, आज वो पीछे पहुंच गए हैं। तो ये सब प्रयासों के कारण से हुआ और सरकार ने किया है। हमारे देश में जो ग्रामीण विकास की जो संकल्पना है, उसमें समृद्ध ग्रामीण विकास जो है आज़ादी के बाद भी अभी हमको ऐसा लगता है कि अनेकों योजनाओं और अनेक धनराशि की भी कमी नहीं है, उसके बाद भी उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो गाँवों से पलायन शहरों की तरफ ना हो और गंदी बस्तियों का उन्मूलन पूरी तरह से किया जाए, इसके लिए आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हर साल पैसे की भी कमी नहीं रहती और मार्च में जो है बहुत बड़ी राशि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की लैप्स हो जाती है और हमारी जो ग्रामीण विकास की संकल्पना है वो